दोस्तों हमारी आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। बागपत जिले में एक अहेरा नाम का गांव पड़ता है और इसी अहेरा गांव में रहने वाला गगन सिंह के पास अपनी 6 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम किया करता था। गगन सिंह ने खेती किसानी का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा के रखे थे, लेकिन 7 साल पहले गगन सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है, जिसके कारण गगन सिंह जो थे वह अपने जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही गगन सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है तो इसके बाद गगन सिंह बिल्कुल ही बदल जाता है और गगन सिंह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो नारे का ढीला होता है और वे गांव की महिलाओं को अक्सर रात के समय खेत में ले जाया करता था और उनके साथ अपना समय गुजार लिया करता था। लेकिन गगन सिंह के परिवार के सदस्य इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो अब गगन सिंह के परिवार में इसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम किशन होता है। किशन वह भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल पड़ा होता है और किशन सिंह अपने पिता के खिलाफ जा करके एक लड़की से शादी कर लेता है। उस लड़की का नाम रितु होता है। अब जैसे ही रितु और किशन अपने दोनों पिता के मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं तो दोस्तों जो गगन सिंह होता है वह इस शादी को नहीं मानता है और गगन सिंह रितु और किशन को अपने घर से बेदखल कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसके बावजूद भी किशन सिंह और उसकी पत्नी रितु इसी गांव के अंदर एक कमरा किराए पे लेते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। किशन सिंह दोस्तों नज़दीकी कारखाने के अंदर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, जबकि दोस्तों किशन सिंह की पत्नी जो रितु होती है वो अपने घर पे कामकाज किया करती थी। लेकिन घर के अंदर गरीबी का आलम छा जाता है क्योंकि पिता गगन सिंह अपने बेटे किशन सिंह को कुछ भी नहीं दिया करता था, जिसके कारण दोस्तों ये दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं। अब होता यह है दोस्तों, लेकिन दोस्तों रितु देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति किशन तो मेहनत मजदूरी का काम करता है और जो भी उसकी आमदनी घर के अंदर आती है वह तो घर के खर्च के अंदर ही चली जाती है, जिसके कारण हम दोनों के पास भविष्य के लिए कुछ भी पैसे नहीं बच पाते हैं। अब दोस्तों रितु अपने पति किशन को कहने लगती है कि मैं भी कुछ काम धंधा करना चाहती हूँ। जैसे ही दोस्तों किशन अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुमको आखिर कौन सा काम धंधा पसंद है। तभी दोस्तों रितु जो थी वह कहने लगती है कि मैं 2 भैंसों को खरीदना चाहती हूँ। जैसे ही 2 भैंसें खरीद ली जाएगी तो मैं उन भैंसों की देखभाल करूंगी और जितना भी उनसे दूध निकलेगा उनसे बेच के अच्छे खासे पैसे घर में आ सकते हैं। अब ये बात दोस्तों इसके पति किशन सिंह को भी पसंद आ जाती है, लेकिन किशन सिंह अपनी पत्नी रितु को कहने लगता है कि इतने पैसे भैंसों को खरीदने के लिए अभी तो हमारे पास नहीं है, वो पैसे कहाँ से आएंगे। तभी दोस्तों जो रितु थी वह कहती है कि तुम्हारे पिता गगन सिंह के पास अच्छे खासे पैसे हैं, तुम उनसे 2 लाख रुपए कर्ज ले लो और धीरे धीरे करके हम उनके सारे पैसे चुका देंगे। अब इसके बाद किशन सिंह कहने लगता है यह बात तो सही है, मैं पिताजी से बात करके देखता हूँ। और इस तरीके से शाम करीब 5 बजे के आसपास जो किशन सिंह होता है, अब दोस्तों किशन जो था वह अपने पिता गगन सिंह के पास जाता है और गगन सिंह से कहने लगता है कि पिताजी मुझे 2 लाख रुपए कर्ज पर दे दीजिए और मैं 2 भैंसों को खरीदना चाहता हूँ। मेरी पत्नी जो है वह भैंसों का एक छोटा सा व्यापार करना चाहती है जिससे कि मेरे घर का गुजारा ठीक तरीके से चल सके। लेकिन दोस्तों गगन सिंह अपने बेटे किशन को साफ साफ मना कर देता है और वह कहने लगता है कि तुम 2 लाख रुपए की बात करते हो, मैं तुम्हें 2,000 रुपये भी नहीं दूंगा। और अब इस तरीके से दोस्तों जो किशन सिंह होता है वह थक हार कर खाली हाथ अपने पिता के सामने से अपने घर पे वापस आ जाता है। घर पे वापस आने के बाद अब किशन जो था वह अपनी पत्नी रितु को कहने लगता है कि पिताजी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। तो रितु कहती है चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मना कर दिया है तो एक बार मैं बात करके देखती हूँ। अब इसके बाद किशन जो था वह कहता है कि तुम अपनी मर्जी से एक बार बात करके देख लो, अगर वो पैसे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरीके से शाम 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और फिर दोस्तों जो किशन की पत्नी रितु देवी होती है वह अपने ससुर गगन सिंह के घर के दरवाजे पर जाके दस्तक देती है। और इसके बाद दोस्तों जब गगन सिंह अपने घर का दरवाजा खोल देता है तो देखता है कि उसकी पुत्र वधू जो रितु देवी होती है वह ठीक उसके सामने खड़ी होती है। और अब इसके बाद गगन सिंह जैसे ही दोस्तों रितु को अपने घर के सामने खड़ा देखता है तो उसकी खूबसूरती और सुंदरता को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लग जाता है और उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके गगन सिंह कहने लग जाता है कि रितु तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो और तुम काफी दिनों के बाद मेरे घर पे आई हो। तो अब इस तरीके से रितु घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद रितु अपने ससुर गगन सिंह को कहने लगती है कि पिताजी मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मैं 2 अच्छी अच्छी भैंसें खरीदना चाहती हूँ ताकि मैं उनके दूध को बेच के अपने घर का गुजारा चला सकूँ। गगन सिंह अपनी बहू रितु को कहने लगता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए जरूर दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। जैसे ही यह बात रितु को कही जाती है तो रितु चुपचाप खड़ी हो जाती है। लेकिन अब गगन सिंह साफ साफ शब्दों में कहने लगता है कि रितु देखो आज मैं घर में अपने बिल्कुल अकेला हूँ और तुम भी मेरे घर में बिल्कुल अकेली हो, हमारे घर में कोई भी नहीं है और अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा
समय गुजार लेता हूँ तो बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब जैसे ये बात रितु को कही जाती है तो रितु को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है, भड़क जाती है और साफ-साफ शब्दों में अपने ससुर को मना कर देती है। लेकिन गगन सिंह की अब इस बात पे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आओगी और तुम अपने बिस्तर से खुद मुझे अपनी मर्ज़ी से लेके जाओगी। जब ऐसी धमकी इस महिला को दी जाती है तो रितु देवी तुरंत इसके घर से खाली हाथ घर पे लौट के आ जाती है और अपने पति को कहने लगती है कि पिताजी ने मुझे भी 2 लाख नहीं दिया। लेकिन फिर ये महिला अपने पति से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे कहना कैसे करके पैसे का इंतजाम कर लूंगी। तो अब रात 8:30 बजे के आसपास किशन अपने मजदूरी करने के लिए कारखाने में चला जाता है। इसके बाद ये रितु देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि हमारे घर के अंदर एक साहूकार भी रहता है जिसका नाम शिवपाल है और वह ब्याज पे पैसे देता है, तो क्यों ना मुझे उसके घर पे जाना चाहिए। और 10 दिसंबर 2025 रात करीब 9:30 बजे रितु देवी अपने घर से दबे पांव बाहर निकलती है और फिर वह इस गांव के साहूकार शिवपाल के घर पे पहुंच जाती है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। शिवपाल अपने घर का दरवाजा खोल देता है और शिवपाल देखता है कि उसके घर के ठीक सामने गगन सिंह की बहू रितु देवी खड़ी होती है। रितु देवी जो कि देखने में इतनी खूबसूरत महिला होती है कि जिसकी खूबसूरती को देखने के बाद इंसान का मन डगमगा जाया करता था। अब शिवपाल का भी मन इसको सुंदरता को देख करके डगमगा जाता है। शिवपाल इसे कहने लगता है कि इतनी देर रात को तुम मेरे घर क्यों आई हो। अब इसके बाद ये महिला शिवपाल से कहने लगती है कि देखो मुझे 2 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है क्योंकि मेरे घर के अंदर काफ़ी गरीबी है और मैं एक छोटा सा व्यापार करना चाहता हूं। अब जैसे ही यह बात शिवपाल साहूकार को सुनाई देती है तो शिवपाल साहूकार कहने लगता है कि तुम्हारे ससुर गगन के पास भी बहुत अच्छे खासे पैसे, तुमने उससे क्यों नहीं मांगे हैं। अब इसके बाद ये महिला जो थी रितु देवी कहने लगती है कि मैं उनसे पैसे कभी भी उधार नहीं लेती हूँ और अगर आप ब्याज पे पैसे देते हैं इसी कारण मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इसके बाद शिवपाल जो था इस महिला को अंदर आने के लिए कहता है और फिर इसके बाद रितु इसके घर के अंदर चली जाती है। जो दोस्तों ये शिवपाल साहूकार होता है दोस्तों ये घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है तो ये रितु देवी महिला चौंक जाती है। लेकिन दोस्तों जो शिवपाल साहूकार होता है वह कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ब्याज पे जरूर दे सकता हूं लेकिन इसके लिए तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दोस्तों ये महिला रितु देवी जैसे ही इस साहूकार की इन बातों को सुनती है तो अपने मन में विचार करने लग जाती है कि इस गांव के सारे मर्द एक जैसे हैं, मेरा ससुर भी मेरे सामने यही शर्त रखता है और ये भी मेरे सामने यही शर्त रख रहा है। लेकिन दोस्तों इस समय रितु के पांव डगमगा चुके थे और वह 2 लाख रुपए हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और इसके बाद रितु देवी कहने लग जाती है कि ठीक है पहले तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। अब दोस्तों शिवपाल साहूकार नाड़े का ढीला होता है, वो कहता है मैं तुम्हें अभी 2 लाख रुपए दे देता हूँ लेकिन आज की पूरी रात तुमको मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। रितु देवी दोस्तों इसकी शर्तों को मान लेती है और उसके बाद जो ये शिवपाल साहूकार होता है अपने कमरे में जाता है, तिजोरी से 2 लाख रुपए निकालता है और इस महिला रितु देवी के हथेली पर रख देता है और कहता है कि घर का दरवाजा तो मैंने पहले ही बंद कर दिया है, अब चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और अब इस तरीके से रितु देवी मजबूर होकर इस साहूपाल के साथ इसके कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर दोस्तों इन दोनों के बीच इन्हीं के रजामंदी से गलत रिश्ते बनने लग जाते हैं। शिवपाल और साथ में ये महिला रितु देवी दोनों ही अपनी मर्जी से गलत रिश्ते कायम करते हैं और इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों का मन भर जाता है, इन दोनों की मनोकामनाएं जब पूरी हो जाती है तो ये साहूकार जो होता है शिवपाल कहने लगता है कि मैं तुमने को 2 लाख रुपए जरूर दे दिया है लेकिन तुमको इसका ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ब्याज ऐसे ही वसूल करता रहूँगा। और इस तरीके से रितु देवी गलत रास्ते पर चल पड़ती है, गलत कदम उठा लेती है और इसके बाद ये महिला अब अपने मन में विचार करने लग जाती है कि जब मैंने इस साहूकार के साथ वक्त गुजार लिया है तो दूसरे लोगों के साथ वक्त गुजारने में क्या आपत्ति है। और उसके बाद यह 2 लाख रुपए लेकर महिला अपने घर पे आ जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो जो इसका पति किशन होता है तो घर पे आ जाता है। उसके बाद ये महिला अपने पति किशन को कहती है कि मैंने 2 लाख का बंदोबस्त कर लिया है, गांव के साहूपाल शिवपाल से 2 लाख कर्ज पर ले लिया है, धीरे धीरे हम इसका कर्ज उतार देंगे। उसके बाद किशन सिंह भी खुश हो जाता है और किशन सिंह खुशी खुशी में 2 अच्छी अच्छी भैंसें खरीद देता है। और उसके बाद जो ये महिला रितु देवी होती है वह उन भैंसों का चारा काटने के लिए हर रोज खेत में जाया करती थी। धीरे धीरे रितु का भी काम अच्छा खासा चल जाता है और दूसरी तरफ जो इसका पति किशन होता है वह भी कारखाने में मेहनत मजदूरी करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, दोनों का काम का तरीका भी अच्छा होता है जिनके कारण इन दोनों के घर के अंदर पैसे अच्छे आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जैसे ही घर के अंदर पैसा आता है तो किशन सिंह का दिमाग चकरा जाता है और अब किशन सिंह धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी शराब पीना शुरू कर देता है। जैसे ही दोस्तों
किशन सिंह शराब पीना शुरू कर देता है तो इसको शराब की लत लग जाती है और फिर इसको होश तक नहीं रहता है कि ये क्या गलत कर रहा है या सही कर रहा है। अब दोस्तों जो किशन सिंह होता है वह अपने दोस्त के साथ बैठ के रोज पार्टी पीता है, शराब पीता है और शराब पीने के बाद अपने घर पे आने के बाद ऋतु देवी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। दोनों के साथ हर समय झगड़ा और कलेश होते रहता था, जिसके कारण ऋतु देवी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है और ऋतु अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति तो शराबी बन चुका है और उसको अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका पति किशन सिंह मेहनत मजदूरी का काम करना भी छोड़ देता है और दूसरी तरफ अब इस ऋतु देवी का काम जो था वो भी ठप पड़ जाता है, क्योंकि इसकी दोनों भैंसें बीमार पड़ जाती है, जिसके कारण के घर में फिर से गरीबी का आलम छा जाता है। और अब ऋतु देवी दो बड़े बड़े कांड करने वाली थी, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। अब ऋतु देवी अपने गरीबी को दूर करने के लिए और अपने 2 लाख के कर्ज को उतारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अब ऋतु देवी अपने ससुर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कांड करने वाली थी और इस तरह से दिन गुजर जाता है और तारीख आ जाती है 30 दिसंबर 2025 का दिन। शाम 5 बजे का वक्त होता है। जो इसका पति किशन सिंह था वह शराब पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, लेकिन आज घर के अंदर बैठी हुई ऋतु देवी सिर्फ यही सोचती है कि शायद उसको अब अपनी ससुर की सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी। उसका ससुर ही उसका सारा कर्जा उतार सकता है और उसके घर की जो गरीबी है उसे भी दूर कर सकता है। जब ऐसे ख्याल ऋतु के मन में आने लग जाते हैं तो आज का पूरा दिन गुजर जाता है और रात 9 बजे का जब वक्त होता है तो आज इस ऋतु देवी का पति जो किशन सिंह होता है वो अपने घर पे नहीं आता है। ऋतु रात 10 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलती है और फिर वह अपने ससुर गगन सिंह के घर की तरफ चल पड़ती है। गगन सिंह के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लग जाती है। गगन सिंह जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनता है तो गगन सिंह आज अपने घर का दरवाजा खोल देता है और गगन सिंह देखता है कि उसकी बहू ऋतु उसके सामने खड़ी है। ऋतु देवी दोस्तों जैसे ही उसके सामने घर के सामने खड़ी होती है तो गगन सिंह इसकी खूबसूरती को देख के सोचने लग जाता है कि यह महिला जरूर आज से मुझसे मिलने के लिए आई है और होता भी यही है। ऋतु देवी अपने ससुर गगन सिंह से कहती है कि मैं घर के अंदर आ सकती हूँ क्या? तभी गगन सिंह मुस्कुराते हुए कहता है घर तो तुम्हारा ही है, तुम अंदर आ सकती हो। और उसके बाद ये महिला घर के अंदर चला जाता है। गगन सिंह आज घर का दरवाजा बंद कर लेता है। ऋतु देवी कुछ भी नहीं बोलती है और उसके बाद जब गगन सिंह पूछने लग जाता है कि इतनी देर रात को तुम मेरे घर पर क्यों आई हो, तभी ऋतु देवी अपना दुखड़ा रोना शुरू करती है और कहती है कि मेरा पति शराबी बन चुका है, उसके पास ना पति देने के लिए है और ना ही लेने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ जिस साहूकार शिवपाल से मैंने 2 लाख कर्ज ले रखे हैं वो अपने पैसे मांग रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे 2 लाख रुपए कर्ज पर दे दो। लेकिन दोस्तों गगन सिंह का वही सवाल होता है और फिर वही कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए जरूर दे सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी। आज भी गगन सिंह का सवाल यही होता है, लेकिन आज ऋतु का जवाब बदल चुका होता है और ऋतु देवी उसी समय अपने ससुर से कहती है कि मैं आपकी सारी शर्तों को मानती हूँ, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए दे दो। गगन सिंह उसी समय 2 लाख रुपए अपनी तिजोरी से निकाल के अपनी बहू ऋतु देवी को दे देता है और कहता है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ समय गुजारना पड़ेगा। अब इसके ससुर गगन सिंह का जमीर मर चुका होता है, इसकी आत्मा बिल्कुल ही मर चुका होता है और यह गगन सिंह ऋतु को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। उसके बाद दोनों ही अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और ये दोनों मिलकर गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों की मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। जैसे इनका काम खत्म हो जाता है तो गगन सिंह कहने लग जाता है कि आज के बाद तुम्हें कहीं भी पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, शारीरिक जरूरतें भी मैं पूरी करूंगा, आर्थिक आवश्यकता भी मैं ही पूरी करूंगा। तो ऋतु देवी पहले ही गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और अब ये एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाती है जिसका आगे चल के इसको हर जाना भरना पड़ता है। अब ये ऋतु देवी महिला जो थी सोचने लग जाती है कि मैंने ऋषि शिवपाल के साथ भी वक्त गुजारा, ससुर के साथ भी वक्त गुजारा, तो अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है और मेरा पति तो शराबी बन चुका है, वह मुझे तो रोक ही नहीं सकता है। अब इसके बाद ऋतु देवी गगन सिंह के घर से 2 लाख रुपए लेके अपने घर पे आ जाती है। लेकिन घर पे आने के बाद ऋतु का इरादा बदल जाता है और वह सोचती है कि मुझे 2 लाख तो मिल चुके हैं और अब मैं शिवपाल साहूकार के 2 लाख रुपए नहीं चुकाऊंगी और अब इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा समय और गुजरने के बाद तारीख आ जाती है 5 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। साहूपाल जो था दोस्तों शिवपाल वह इस महिला के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि जो तुमने 2 लाख कर्ज लिया है वह मेरे पैसे चुकाने पड़ेंगे, आज के आज ही तुम मेरे पैसे दे दो। अब जैसे ही दोस्तों ये बात शिवपाल कहता है तो जो वो महिला थी वो कहती है इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए लुटाने के लिए आज मैं तुम्हारे रात घर पे आने हूँ। जैसे ही रात की बात की जाती है तो शिवपाल तुरंत इशारा समझ जाता है और वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, रात का तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। और अब ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा दिन गुजर जाता है। जैसे ही रात करीब 9:30 बजे का वक्त होता है
तो दोस्तों रितु का पति जो था वह शराब पी के घर में लेटा होता है और रितु देवी उस समय मन में सोचने लग जाती है उसका पति शराब के नशे में धुत होकर सो रहा है, इसको पता ही नहीं चलेगा, मैं घर से बाहर जाऊंगी। और उसी समय रितु देवी घर से बाहर निकल जाती है और फिर उसके बाद साहूपाल के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद साहूपाल के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। ऋषि साहूपाल जो था शिवपाल वो घर का दरवाजा खोल देता है, देखता है कि उसके सामने रितु खड़ी है। रितु घर के अंदर आती है और इस साहूकार से कहने लगती है कि देखो, मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए नहीं लौटा सकती हूँ, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करती रहूंगी और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं सारी उम्र पूरी करूंगी। अब यह महिला भी काफ़ी नीचे गिर चुकी होती है, इसका जमीन भी बिल्कुल मर चुका होता है। और उसके बाद जो शिवपाल होता है खुश हो जाता है, कहता है ठीक है, तुम्हें 2 लाख लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमको मेरे साथ हमेशा समय गुजारना पड़ेगा। अब इसके बाद ये महिला रितु देवी घर का मुख्य दरवाजा खुद ही बंद करती है और शिवपाल को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। और फिर आज ये दोनों ही अपनी रजामंदी से समय गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ गलत रिश्ता कायम करते हैं। और जैसे ही इन दोनों का ये गलत रिश्ता काम खत्म हो जाता है तो साहूकार कहने लगता है कि तुम्हें हर तीसरी चौथी रात जब मैं बुलाऊंगा मेरे घर पे आना पड़ेगा। रितु देवी मान जाती है। रितु देवी पहले गलत रास्ते पे चल पड़ी थी और अब वह पैसे कमाने की इच्छा जाहिर करने लग जाती है। और जब इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो रितु भी खुश हो जाती है, मुझे मेरे 2 लाख रुपए बच गए। और इसके बाद रितु देवी रात के ही समय अपने घर पे आ जाती है और फिर से अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन रितु देवी नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर वह उससे भी बड़े बड़े कांड उसके साथ होने वाले थे। तो अब रितु का जब भी मन करता था वह शिवपाल के पास फ़ोन करती थी, उसके घर पे जाती थी, उसके साथ अपना समय गुजारती थी, उससे कुछ पैसे भी ले लिया करती थी। अब दूसरी तरफ यही महिला रितु देवी गगन के घर पे भी जाती थी, उससे भी के साथ भी समय गुजार के पैसे ले लिया करती थी। लेकिन दोस्तों ऐसी बातें लोगों से छिपती नहीं है। धीरे धीरे करके पूरे गांव में इस बात का चर्चा हो जाता है कि रितु देवी अपने ससुर गगन के साथ भी समय गुजारती है और साथ में शिवपाल के साथ भी अपना समय गुजारती है। अब दोस्तों इन बातों को जब दोस्तों गांव में चर्चा होने लगी तो ये बहुत ही दोस्तों इस बात को गांव के ही लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक कुमार होता है, वह किशन सिंह के पास जाता है और कहता है तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पे चल पड़ी है। लेकिन किशन सिंह कहता है कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पे नहीं चली है, तुम झूठ बोल रहे हो। तब दीपक कहता है कि जरा अपना पत्नी का ख्याल रखो। कहीं ना कहीं किशन सिंह अपने मन में यह बात ठान लेता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको समय नहीं देता हूं तो हो सकता है शायद मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। तो अब किशन सिंह अपनी पत्नी पर ध्यान देना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी पत्नी इसके बारे में नहीं जानती थी। दिन गुजरते चला जाता है, एक तारीख आ जाती है 15 जनवरी 2026 का दिन। सुबह 10 बजे का वक्त होता है। तो आज किशन सिंह अपने घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी पत्नी रितु देवी सोचने लग जाती है कि उसका पति अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब पीने के लिए जा चुका है। तो अब ये महिला रितु देवी उसी समय दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और अपने ससुर के घर पे चली जाती है। घर का दरवाजा खुलाया जाता है, गगन सिंह से मिला जाता है और गगन सिंह को रितु देवी कहती है कि देखो, आज मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ समय नहीं गुजार सकती। आज मैं खेत में जाती हूँ और खेत में जैसे ही पशुओं का चारा काटने जाऊंगी तो तुम अपने खेत में चले आना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे खेत में चारा काटने जा रही हूँ। गगन सिंह कहता है तुम चलो खेत में, मैं अभी तुम्हारे पीछे पीछे 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और अब इस तरीके से रितु देवी घर से बाहर निकलती है, दराती उठाती है और दराती उठाने के बाद अपने ससुर गगन सिंह के खेत में चली जाती है। खेत में जाने के बाद वह चारा काटने लग जाती है और जैसे ही 10 से 15 मिनट का समय गुजरता है तो फिर इसके बाद गगन सिंह भी अपने घर से मोटरसाइकिल लेके खेत में पहुंच जाता है और खेत में जाकर देखता है कि उसकी बहू चारा काट रही होती है। अब इसके बाद दोस्तों जो गगन सिंह होता है वो अपनी बहू रितु के पास जाता है और कहता है देखो, हमारे खेत में दूर दूर तक कोई नहीं है, चलो गन्ने की खेत में चलते अपना समय बिताते हैं। रितु भी पहले से तैयार होती है। रितु अपने ससुर को लेकर के रिक के खेत में चली जाती है और इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और ये दोनों अपनी मर्जी से तब तक गलत काम करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है। जैसे ही इन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है तो ये इस खेत से बाहर निकलते हैं। लेकिन गगन सिंह को इस बारे में पता चल चुका होता है कि उसकी बहू शिवपाल के साथ भी अपना वक्त गुजारती है। तो जो गगन सिंह होता है वो शिवपाल को सबक सिखाना सकता था। तो उसी समय दोस्तों गगन सिंह अपने मोबाइल से फ़ोन निकालता है और शिवपाल के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आओ हम यहाँ खेत में बैठ के पार्टी करते हैं, मैंने एक यहाँ बहुत सुंदर खूबसूरत महिला को बुला के रखी है। वो भी दोस्तों नारे का ढीला था। शिवपाल सोचता है कि गगन सिंह भी मेरे ही तरह रंगीला व्यक्ति है, शायद इसने कोई महिला जरूर बुला के रखी है, मुझे भी जाना चाहिए। अब इसके बाद शिवपाल भी अपने घर से मोटरसाइकिल उठा के देखते ही देखते गगन सिंह के खेत में पहुंच जाता है। खेत में जाने के बाद अब शिवपाल गगन सिंह से मिलता है, मिल के बातचीत करने लग जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों गगन सिंह कहने लग जाता है कि मैंने यहाँ पे कुछ शराब भी मंगवा रखी है, बैठ के चलो पार्टी करते हैं। और इस तरीके से दोनों ही बैठ के पार्टी करते हैं, दोनों बैठ के शराब पीने लग जाते हैं। शराब पीते पीते जब दोनों को नशा हो जाता है
तो शिवपाल गगन सिंह से कहता है कि तुमने जो महिला बुलाई है वह कहाँ है। अब दोस्तों उसके बाद जो गगन सिंह है वो अपनी बहू रितु को आवाज़ लगाता है। रितु देवी जैसे उसके पास आती है तो उसके हाथ में दराती होती है और उसके बाद जो गगन सिंह होता है वह रितु से दराती लेता है और शिवपाल का गला मौके पर ही काट देता है। और जैसे ही शिवपाल का कत्ल किया जाता है तो फिर उसके बाद गगन सिंह और रितु देवी मिल के खेत में गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। दोनों लगातार गड्ढा खोदते रहते हैं और गड्ढा खोदने के बाद ये दोनों ही इस लात को दफनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रितु का पति किशन होता है वो अभी आज गांव में घूम फिर रहा होता है। तभी उसका दोस्त दीपक उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी आज तुम्हारे ससुर के साथ खेत में गई थी, मैंने उसे जाते हुए देखा था। उसके बाद किशन सिंह अपने दोस्त की सारी बातों को सुन के खेत में पहुंच जाता है और खेत में जाकर वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने ससुर के पास गगन सिंह के पास बैठी होती है और गगन सिंह जो था वो किसी लाश को दफन कर रहा होता है। किशन सिंह जैसे इन दोनों को ऐसा काम करते देखता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि गगन सिंह और उसकी पत्नी के बीच गलत रिश्ते बनते हैं। किशन सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पिता से वहीं पे दोस्तों कसी छीन लेता है और कसी छीनने के बाद वह अपने पिता की गला मौके पर ही काट देता है। उसकी पत्नी वहां से भागने का प्रयास करने लग जाती है, लेकिन दोस्तों किशन अपनी पत्नी को भी छोड़ने वाला नहीं होता है। वो दोस्तों उस अपनी पत्नी को भी पकड़ के वहीं टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद किशन सिंह नजदीकी थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है और किशन सिंह अपनी पूरी कहानी अपने पिता और पत्नी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है। पुलिस को यह भी बताया जाता है कि उसके पिता गगन सिंह ने पहले शिवपाल को कत्ल कर दिया था, उसका दफन कर रहा था। उसी समय मैंने अपने पिता और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद पुलिस मौके घटनास्थल पर पहुंचती है और फिर इन तीनों का शव बरामद कर लिया जाता है। तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यह बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि किशन सिंह को जज साहब क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में किशन सिंह ने अपनी पत्नी और जो पिता के साथ किया वह सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।